सर अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। सर कैसे हैं आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। तबीयत से ठीक है जी? जी अल्हम्दुलिल्लाह। दोबारा फिर तारफ इनाम इलाही हाफिज मुश्तरका कैटल फार्म राजोवाल उकाड़ा। पार्ट 3 है जी सर। तो इसमें ये सवाल होगा, तैयारी के दौरान जानवर का वजन कितनी बार चेक करें? देखिए जी, मैं तो ये समझता हूँ जो नए फार्मर हैं उनको हर 15 दिन बाद जानवर का वज़न चेक करना चाहिए और देखते रहना चाहिए कि कौन सा जानवर वज़न गेन कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा। आप पहले 15 दिन बाद जानवर वज़न चेक करें। अगर कोई जानवर वज़न नहीं भी बढ़ा रहे हैं तो कोई परेशानी वाली बात नहीं है, जानवर का माहौल चेंज हुआ होता है, आपने परेशान नहीं होना। महीने बाद फिर दोबारा चेक करें। अगर आप महीने बाद दोबारा चेक करते हैं, यानी कि 15 दिन के वक्फे के साथ जब पूरा महीना हो जाता है दोबारा चेक करें। अगर तब भी आपको कुछ जानवर ऐसे हों कि वो वज़न ना दे रहे हैं तो आप उन जानवरों को निकाल दें, बेशक आपको 1000-1500 नुकसान हो, क्योंकि ये ना हो कि वो 3 महीने आपकी फार्म पर रहें और मुसलसल नुकसान करते जाएँ। तो 15 दिन के बाद जानवर का वज़न चेक करते रहना चाहिए। सर वजन कम होने की सूरत में कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार की जाए? वज़न कम होने की बछड़ों की, कट्टों की, अभी बछड़ों के टॉपिक पर बात हो रही है। जी अगर जानवर का वजन कम हो जाए जी तो फिर हमें कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, वजन बढ़ाएं? देखिए जी, अगर आप 20 जानवर डालते हैं, 20 जानवरों का जब आप 15 दिन के बाद वेट करते हैं जी सर। तो वो अगर उसमें से 2-3 बछड़े ऐसे हैं जो वज़न अपना कम कर चुके हैं तो वो तो फिर आपकी खुराक सही है, वैसे वो जानवर जो हैं वो इतने अच्छे नहीं हैं या वो अभी खुराक पर एडजस्ट नहीं हुआ। अगर आपका पूरा फ्लॉग ही आपको रिजल्ट नहीं दे रहा तो फिर आपको अपनी खुराक पर देखना चाहिए, आपको अपनी मैनेजमेंट में देखना चाहिए कि आप गलती कहाँ पे कर रहे हैं। अपनी गलती देख के अपनी गलती को आपको दूर करना चाहिए। जो जानवर ग्रोथ नहीं करता, जी मिसाल के आपके पास 70 जानवर माशाल्लाह खड़ा है, जी तो आपको पता चल गया मेरा ये जानवर ग्रोथ नहीं कर रहा, जी, फिर क्या करना चाहिए? उसको फौरन निकाल देना चाहिए वाह। और कुछ भी नहीं करना चाहिए। उसकी असल वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि अगर एक जानवर आपका जो है वज़न नहीं कर रहा, आप उसकी ट्रीटमेंट की तरफ जाएं, उसको प्रॉपर उसकी केयर करने की तरफ जाएं, आप ज़्यादा खर्चे का, क्योंकि हमने 10-12 हज़ार रुपया 3 महीने में प्रॉफिट लेना होता है। तो आप एक बछड़े पर ही अपनी जो है सारी तवज्जो कर दें और उस पर खर्चा कर दें तो फिर वो मुश्किल हो जाता है। आप 1000-1500 अगर आपको कम भी मिल रहा है आप उसको सेल कर दें और दूसरे बछड़ों की तरफ फोकस करें। ठीक हो गया सर। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन 24, अभी 24 नंबर पर पहुंचे हैं। जी कोई बात नहीं। काबर तो नहीं महसूस हुई? नहीं सर, अगर होगी तो पानी पी ले। नहीं नहीं। 90 दिन में डॉक्टर के कितने विजिट होने चाहिए और इसकी फीस क्या होगी आपके अंदाजे के मुताबिक? देखिए जी, जो नए फार्मर हैं ना वो इन चीज़ों को देखते हैं जी, डॉक्टर को रोज़ाना बुलाया जाए, 10 दिन बाद बुलाया जाए, एक प्रॉपर वो समझते हैं ये बहुत बड़ी रॉकेट साइंस है। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कोई डॉक्टर का प्रॉपर विजिट आप कहें कि 5 दिन बाद लाजमी है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप जब फार्मिंग में इंटर होंगे आपको खुद ही पता चल जाएगा मैंने क्या करना है क्या नहीं करना। आस्ता आस्ता हमारे पास तो यहाँ पर सरकारी डॉक्टर हैं, कोई उनका जब हमें ज़रूरत पड़ती है किसी जानवर को मसला बनता है हम तब बुलवा लेते हैं, अदरवाइज़ छोटा मोटा मसला होता है तो हम खुद ही देख लेते हैं। ठीक है सर। सर आपके पास 70 जानवर हैं, एक अंदाजे के मुताबिक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा, 50 जानवर के लिए कितनी जगह दरकार होनी चाहिए? 20 के लिए, 50 के लिए आप बता सर सकते? मैं ये बता देता हूँ, 20 के भी छोड़ें, 50 के भी छोड़ें, 70 की? नहीं सारे जानवरों को छोड़ें। मैं एक फार्मूला दे देता हूँ, वो हर बंदा अपना ही फार्मूला उसका फार्मूला जो निकाल के जानवर देख ले। 120 स्क्वायर फीट फी जानवर को जगह चाहिए होती है। 250 केजी वाला बछड़ा हो उसको 120 स्क्वायर फीट जगह चाहिए। 40 स्क्वायर फीट जो है वो इसे ज़रा पंजाबी में मैं बताता हूँ, वो कवर्ड एरिया होना चाहिए और जो है 80 स्क्वायर फीट वो होना चाहिए ओपन एरिया। मेरा कहने का मकसद ये है कि 120 फीट जो है वो जगह होनी चाहिए स्क्वायर फीट। स्क्वायर फीट हर बंदा समझता है। अगर किसी बंदे को नहीं पता चले तो वो किसी बंदे से पूछ ले कि स्क्वायर फीट किसे कहते हैं। एक जो फिट होता है चारों तरफ से उसको अगर मैच की जाए, एक फिट होना चाहिए तो उसको स्क्वायर फीट कहते हैं। अब 120 स्क्वायर फीट एक जानवर के लिए जगह होनी चाहिए, उसके 3 हिस्से करने हैं। एक हिस्सा जो होना चाहिए वो कवर्ड एरिया होना चाहिए जिसके ऊपर छत होनी चाहिए, यानी कि 40 स्क्वायर फीट छत होनी चाहिए, और जो 2 हिस्से होने हैं 80 स्क्वायर फीट के वो ओपन होने चाहिए। गुड। शेड लोहे का हो या सीमेंट का हो, आपके ख्याल में कौन सा? देखिए जी, मैंने तो बनाया सीमेंट का, तो मैं कहूँगा सीमेंट का अच्छा है। लोहे का शेड जो है उसका मसला ये है कि ये फैट जो डेयरियों वाले हैं वो खर्चे ज़्यादा करते हैं, उनका काम होता है करोड़ों में, 4-4 लाख की गाय होती है, 5-5 लाख की। जी तो वो उसके अंदर प्रॉपर शावर लगाते हैं, हर चीज़ मुकम्मल करते हैं, उनका जो टेम्परेचर है वो बल्कि उसके अंदर टेम्परेचर मीटर भी लगे होते हैं, टेम्परेचर पूरा रखते हैं। अब फैटनिंग फार्म पे हम इतने खर्चे अफोर्ड नहीं करते कि हम जानवरों का टेम्परेचर पूरा रखें
टीन का जो शेड है वो बना के, लोहे का शेड बना के उसके अंदर शावर लगाएं। तो वो शावर जो शेड होता है उसके अंदर गर्मी ज़्यादा होती है अगर शावर वगैरह ना लगाया जाए। तो कंक्रीट के ये फ़ायदा, आप इसके ऊपर मिट्टी डाल देते हैं तो गर्मियों के अंदर और सर्दियों के अंदर जो गर्मी और सर्दी की शिद्दत है वो कम नीचे आती है। तो इसलिए फैटनिंग फार्म के लिए मैं समझता हूँ कि कंक्रीट का शेड होना चाहिए। कुछ लोग तो सिरकी वाला भी बनाते हैं, उनके वो बारे भी में सही है, वो थोड़ा सा कम खर्च है तो वो भी सही है, लेकिन वो उतना पायेदार नहीं होता। अगर आप पायेदार काम करना चाहते हैं तो फिर आप कंक्रीट का डालें, अगर आप कम खर्च करना चाहते हैं तो फिर आप जो है वो बांसों वाला बना लें। तो आपका कितना खर्चा है? ये तकरीबन जो मैंने फार्म बनाया है तकरीबन 40 लाख रुपया खर्चा आ जाएगा कंप्लीट होते होते। अभी थोड़ा बहुत काम हो रहा है, आप देख रहे हैं गेट लग रहा है, बाकी थोड़ा बहुत और भी काम होना है, तकरीबन 40 लाख खर्चा आ जाएगा। ये एक 1.25 एकड़ जगह है। माशाल्लाह। चार दीवारी मिट्टी की बनी हो या ईंटों की, कौन सी होनी चाहिए आपकी नज़र में? देखिए जी, चार दीवारी जो है वो ईंटों की होनी चाहिए। बाज़ फार्मर हैं वो उनका मौक़िफ़ ये होता है जी, ये जो मिट्टी की दीवार है ये ठंडी होती है, लेकिन मिट्टी की दीवार का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट ये होता है कि जब बारिशें आती हैं वो खुरती है, मिट्टी नीचे आती है तो जानवरों के नीचे फिसलन होती है। जानवर मेन मसला ये जानवरों को बनता है बारिशों के नीचे उनके बैठने की जगह सही नहीं होती। जी जी। तो मिट्टी की दीवार बारिशों के सीज़न में बहुत तंग करती है और फिर उनको हर साल दोबारा उनके ऊपर लपाई करवानी पड़ती है। आप एक बार थोड़ा सा खर्चा कर लें, पक्की दीवार कर लें। गुड। शेड की छत की ऊंचाई क्या होनी चाहिए आपकी नज़र में? अगर आइडियल शेड देखा जाए, जो प्रॉपर शेड होता है, जिस तरह दरमियान में शेड बना होता है, वो दरमियान में उसको 18 फीट रखते हैं और फिर जो थोड़ी सी साइड पे उसको 16 करते हैं, फिर और साइड वो पे 12 पे ले जाते हैं। मैंने एक ही तरह का शेड बनाया, प्रॉपर स्ट्रेट बनाया। इसकी मैंने जो हाइट रखी है वो 12 फीट ऊंची रखी है। जानवरों के लिए फर्श मिट्टी का हो या सीमेंट का होना चाहिए आपकी नज़र जानवर में जो क्या? हैं फैटनिंग वाले हों या कोई भी जानवर सुकून महसूस करते हैं मिट्टी पे, फर्श पे सुकून महसूस नहीं करता। लेकिन हम फार्मर लोग अपनी आसानी के लिए जो शेड होता है, जो कवर्ड एरिया होता है, उसके नीचे पक्का कर देते हैं जहाँ पर जानवरों को खुराक खानी होती है, ताकि अगर वहाँ पक्का ना किया जाए तो वहाँ पर जो है फिसलन बहुत ज़्यादा हो जाती है, जो कीचड़ है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जानवर सुकून नहीं महसूस कर सकता। तो जो ओपन एरिया हो वो कच्चा होना चाहिए, कवर्ड एरिया जो वो पक्का होना चाहिए। जानवरों के लिए खुरली की लंबाई और चौड़ाई क्या होनी चाहिए? जानवर जो खुरली प्रॉपर अगर आपने देखना है तो वो ये है कि आप 2.5 फीट चौड़ी, बल्कि नहीं, आपने दरमियान में खुरली बनानी है तो वो चौड़ी होनी चाहिए कुछ 8 फीट चौड़ी, जी जी। जिसके अंदर जानवर दोनों साइड से खड़े होकर जानवर खुराक खा लें। अगर आपने प्रॉपर उसके अंदर ट्रॉली वगैरह चलानी है, आप 10 फीट चौड़ी भी कर सकते हैं, लेकिन खुरली की हाइट आप जितनी कम कर सकें उतनी कम रखनी चाहिए। बेशक आप 1 फीट पे रख दें और आगे जो है पाइप लगा दें, क्योंकि जानवर जब नीचे खाता है, नीचे ज़मीन से खाता है, जानवर के जो ये असाब होते हैं ये मजबूत होते हैं। और कुदरती अमल भी ये है कि जानवर जब चरता है तो आप देखते हैं नीचे से खाता है। तो अभी जो फार्मर है वो ऊंची खुरलियाँ बनाते हैं अपने फ़ायदे के लिए। मैंने भी थोड़ी सी ऊंची बनाई है कि जानवर जो हैं वो खुरली के अंदर चले जाते हैं। तो एक साइड पे मैंने ऊंची बनाई है, लेकिन मैं समझता मैंने ये गलती की। अब दूसरी जो खुरलियाँ वो मैंने नीचे ही बनानी है, जिनकी हाइट जो तकरीबन 1 फीट होगी और आगे पाइप लगाई जाएगी, ताकि जो कुदरती तरीका है उसके मुताबिक ही जानवर को खुराक दी जाए। उस तरह ये होता है कि जानवर की खुराक भी अच्छी तरह से हजम होती है और जानवर की जो असाब है वो भी मजबूत होती है। ठीक है सर। जानवरों को पानी पिलाने के लिए क्या तरीका बनाना चाहिए, या खुरली बनानी चाहिए या वैसे ही? नहीं, जानवर को पानी पिलाने के लिए आपने प्रॉपर होदियाँ बनानी है और वो 24 घंटे भरी होनी चाहिए। ये नहीं है कि आप पाइप पकड़ें और तांबिया पकड़ें, उसके साथ साथ एक जानवर को करके पिलाएं खुद से, उस तरह नहीं होता। जानवर की पानी तक रसाई आसानी से होनी चाहिए और वो जानवर खुद पहुंचे वहाँ पर, और होदियाँ बनी होनी चाहिए। नहीं सर, नहीं। ये आप मुश्तरका काटे फार्म वाले आनर हैं भाई इनाम लाई साहब, और साथ साथ मैं भूल गया, अगर किसी दोस्त ने आगे बोलें, अगर किसी दोस्त ने हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म की टीम को ज्वाइन करना है, हाफिज़ मुश्तरका कैटल फार्म के साथ इन्वेस्टमेंट करनी है, तो वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकता है। हमारा जो परचेजिंग है, हमारी ख़रीदारी है, वो शुरू हो चुकी है। अल्हम्दुलिल्लाह 70 बछड़े हमने ख़रीद लिए हैं और 300 बछड़ा हमने करना है। तो जो भाई भी इस काम में आना चाहता है, मुश्तरका फार्मिंग में ऐड होना चाहता है, वो मेरे साथ रब्ता करें। मेरा नंबर इंशाल्लाह स्क्रीन पर आ जाएगा। हमारा शेड्यूल ये है कि हम जो भाई जितने पैसे देगा उस पैसों के साथ जितना प्रॉफिट आएगा उसके 3 हिस्से किए जाएंगे। एक हिस्सा मुनाफे का जो होगा वो हमारा होगा और 2 हिस्से इन्वेस्टर के होंगे। फ़र्ज़ करें एक बंदे अगर हमें फ़र्ज़ करें एक बंदा 10 लाख रुपए देता है, तो उसके 10 लाख के साथ एक मिसाल दे रहा हूँ, हम 100 रुपये कमाते हैं। अब 100 रुपये का 3 हिस्से किए जाएंगे, 33 रुपये हमारे होंगे, 66 रुपये 87 रुपये से होंगे वो उस भाई के होंगे जिनकी इन्वेस्टमेंट होगी, खर्चा निकालने के बाद। खर्चा निकालने के बाद। जी आगे सर।
गर्मी की सूरत में फार्म हाउस में कौन सी सहूलत होनी चाहिए अगर गर्मी है? मुझे समझ आ गई। गर्मी के अंदर आपका जो फार्म है उसके अंदर जानवरों को सुकून देने के लिए, गर्मी की शिद्दत कम करने के लिए पंखों का इंतज़ाम ज़रूर होना चाहिए। अगर आपके फार्म पर पंखे हैं और उसका जानवरों को फ़ायदा होगा, और उसके साथ साथ जानवरों को आपको दरख्त भी देने ज़रूरी हैं। पंखे वो काम नहीं करते जो काम दरख्त करते हैं। राइट। सर्दी में जी, फार्म हाउस में कौन सी सहूलत होनी चाहिए? गर्मी आप सर्दी के बता अंदर दी। जानवरों का जो है आपने कवर्ड एरिया दिया हुआ है, उसके जो खिलाफ वगैरह होते हैं छत के, वो बंद होने चाहिए और जानवर को साइडों से तरपालें लगाने चाहिए। एक साइड से ओपन होना चाहिए, बाकी 3 साइडें जो कवर्ड होने चाहिए, ताकि हवा की क्रॉसिंग ना हो और सर्दी जानवरों के ऊपर कम अटैक करें। या आप ऐसा समझ लें कि जानवर को आपने कम सर्दी से ज़्यादा बचाना है। राइट। तो मेरा एक और सवाल है जानवरों के मतलब, फर्श की सफाई के लिए क्या इस्तेमाल करें? मिसाल पर एक आदमी ने फर्श लगाया हुआ है, या पानी के साथ सफाई करे या फिर फोड़े के साथ, जो पंजाबी में फोड़ा पंजाबी कहते जी, हैं। देखें ये फैटनिंग फार्म है, पहले आपको बता रहा हूँ, ये इतने वेल डेकोरेटेड या वेल फर्निश्ड नहीं होते, जी जी। क्योंकि जो डेयरियाँ होती हैं वो बेहतरीन किस्म का फर्श होता है हर चीज़। अगर तो किसी फार्मर का जो ऐसा निज़ाम है तो वो पाइप से पानी की सफाई करे, और पाइप से सफाई हो जाए तो फिर पाइप से करनी चाहिए। अगर जो फर्श है वो इतना अच्छा नहीं है, ऊंचा नीचे ऊपर नीचे है, तो फिर आप घोड़े का इस्तेमाल करें। एक हल्के में कम से कम कितने जानवर हों? पार्टीशन आपने बनाई है जी तो कितने जानवर आपको रखने चाहिए? वो साथ आपके पास आपने 1000 है या 1500 जानवर है, जी या एक आदमी का 20 है, वो तो छोड़े जी जिनके पास ज़्यादा जानवर है। देखें जी, आप 50-50 बछड़ों का एक मतलब जो है शेड बनाते जाएं, पार्टीशन करते जाएं, एक हिस्से में 50, फिर अगले में 50, इस तरह करते हैं, 40-40 करते हैं। वो आप अपनी मर्जी से कितने भी कर सकते हैं। मेरा ये अहम बहुत ही ज़रूरी सवाल है, ये मेरा बछड़ा फार्मिंग के मतलब दोस्त काफ़ी परेशान भी होते हैं, ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। क्या एक जानवर यानी कि एक बछड़ा दूसरे बछड़े को बीमार कर सकता है? जैसा कि मुंह खुर की बीमारी आती है या और कोई बीमारी, वो आप बेहतर जानते हैं, वो आप शेयर करें। देखिए जी, एक बछड़ा अगर बीमार हो जाता है, किसी को मुंह खुर की बीमारी आ जाती है या कोई और किस्म की मोजी मर्द लाहिक हो जाती है, तो वो अपनी मर्ज दूसरे जानवरों में बआसानी मुंतकिल करता है। इसलिए आप जब भी फार्म बनाएं, जब भी शेड बनाएं, अपने शेड के अंदर एक ऐसी प्रॉपर मखसूस जगह बनानी चाहिए जहां पर आप जब मंडी से जानवर लेके आते हैं, पहले उनको वहां पर स्टे करवाएं, वहां पर वैक्सीनेशन शेड्यूल मुकम्मल करें, फिर अपने फार्म के अंदर दूसरे जानवरों के साथ छोड़ें। ये ना हो कि आप दूसरे जानवरों के साथ आते साथ छोड़ दें और किसी जानवर को मसला हो तो वो दूसरे जानवरों पर भी अटैक करेगा। एक बात दूसरी, एक ऐसा मखसूस हिस्सा होना चाहिए, अगर आपका जानवर को बीमार हो जाता है तो आप उसको फ़ौरन से उस हिस्से में ले जाएं जहाँ पर दूसरे बछड़े ना पहुँच सके, और वहाँ पर उसको खड़ा करके उसकी ट्रीटमेंट करें। गुड हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बछड़े और कट्टों के साथ कौन से दूसरे जानवर रखना मौजूद नहीं? साथ आपने बछड़े रखे हैं जी और इनके साथ बाज़ लोग गाय और भैंसे भी रखते हैं, जी। कुछ और चीज़ें भी, समझे बकरियां भी रख सकते हैं, देखें बकरे जी, भी। बछड़े और कट्टे अगर आप रखते हैं तो उनके साथ आप फीमेल तो कम से कम फीमेल नहीं रख सकते, ना ही गाय रख सकते हैं, ना ही भैंस रख सकते जी हैं, जी। ये चीज़ें नहीं रख सकते। ना ही बकरियां रख सकते हैं, ना ही बकरे रख सकते हैं। अगर आपने कट्टे और बछड़े रखे हैं तो आप जस्ट कट्टे और बछड़े ही रख सकते हैं। राइट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जी, फार्म हाउस की सफाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए? मिसाल आपका कच्चा है, मुकम्मल सफाई कितने दिनों बाद करनी चाहिए, या डेली के दिन में कितनी बार करनी चाहिए? शेड के नीचे आपको रोजाना सफाई करनी चाहिए। जो शेड होता है उसके नीचे रोजाना सफाई करनी चाहिए। बाकी जो ओपन एरिया होता है वहाँ पर भी जितनी जल्दी मुमकिन हो सके रोजाना की बुनियाद पर ही सफाई करनी चाहिए अगर मुमकिन हो। अगर आप देखेंगे आपका एरिया ज़्यादा है और नीचे जो गंद है वो कम है, तो फिर आप 2-3 दिन लगा भी सकते हैं। अब ये जिस तरह मेरा फार्म है, यहाँ पर अभी 70 बछड़ा है, सारी जगह ओपन है, तो यहाँ पर तो 15 दिन भी ना की जाए तो कोई मसले वाली बात नहीं है। लेकिन सफाई आपने देखनी है कि आपने अपने फार्म के हिसाब से देखनी है, जब आपको सफाई की जरूरत महसूस हो आपने सफाई करनी है। ठीक है सर, मेरा सवाल आ गया मुलाजमीन की तरफ से, फार्म हाउस में कौन से मुलाजमीन होने चाहिए? आया कि बछड़ा फार्मिंग के रिलेटेड जिनका एक्सपीरियंस अच्छा होना चाहिए, या जो बाहर से पकड़े शाबा ताश के रखो? देखें जी, अब कोई भी काम है उसके अंदर एक्सपर्ट बंदे का होना बहुत ज़रूरी है। हर फील्ड के अंदर जब तक कोई एक्सपर्ट बंदा नहीं होगा तो वो आपको मतलूबा रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर आप फार्म के ऊपर जो लड़के काम करें इनकी बात करें तो आपके साथ पास अच्छे एक्सपर्ट बंदे होने चाहिए, और एक्सपर्ट होने के साथ साथ वो इंतहाई ईमानदार भी होने चाहिए और अपना जो काम है उसको अपना काम समझ कर करें। ठीक है सर, एक और सवाल, खुराक और सफाई के लिए कितने जानवरों पर एक मुलाजम रखा जाए? ये जो फैटनिंग फार्म का काम है ये बहुत आसान काम है।
अब पुराना दौर ख़त्म हो गया कि आपने 2 भैंसें रखी और साथ एक मुलाजम रख लिया, वो सारा दिन सब्ज़ चारा काटता रहे, वो उनको खिलाता रहे। फैटरिंग फार्म में ये आप या तो साइलेज आपने बनाना है या तूड़ी और भंडा आपने इस्तेमाल करना है। सब्ज़ चारा तो आपने कहीं से काट के लाना नहीं है। तो अगर 100 बछड़ा हो उसको 2 बंदे इजीली कवर कर लेते हैं। अगर आपका निज़ाम जो फार्म का अच्छा है, वहाँ पर सफाई का निज़ाम अच्छा है, तो 2 बंदे 100 बछड़ा कवर कर लेते हैं। जी सर, फार्म हाउस के मुलाजमिन के औकात कार क्या हों, एक मुलाजम की उजरत क्या हो, यानी कि तनख्वाह? देखिए जी, फार्म हाउस में जो फार्म पर जो लड़के काम करते हैं, मैं समझता हूँ मुमकिन ऐसा हो कि वो 24 घंटे ही फार्म पर रहें, उनकी रहायश भी आपके फार्म पर ही हो और 24 घंटे वो आपके फार्म पर रहें, ताकि उनकी नज़र 24 घंटे बच्चों में रहे। दूसरी जो तनख्वाह है वो हर इलाके में अपनी होती है, हर इलाके में तनख्वाह थोड़ी बहुत ऊपर नीचे हो रही होती है। हमारा यहाँ पर काम चल रहा है, जहाँ पर जो तनख्वाहें चल रही हैं वो तकरीबन 15 से 20 हज़ार के दरमियान चल रही है। 15 से 20 हज़ार के दरमियान। अच्छा, अब आते हैं फ़रोख्त पर। एंड के वक्त पर पहुंच चुके हैं, लेकिन स्वाद काफ़ी पड़े हैं, अभी 30 पड़े हैं। कोई बात नहीं, मैं देख रहा हूँ आपके यहाँ और खुश्क हो चुके हैं तो आपके लिए पैसे लाई जाए, वो कोई मसला नहीं, आप बात करें। वो मैं ले ठीक है सर। जानवरों की फ़रोख्त के वक्त के बारे में सवाल करना चाहूँगा। जानवरों का फ़रोख्त के वक्त बेहतरीन वज़न क्या होना चाहिए? अगर आपने फ़रोख्त की बात की है, मैंने पहले बात की है, जब आपने ख़रीदना है 250 केजी वाला बच्चा ख़रीदना है। अगर आप 250 केजी वाला बच्चा खरीदते हैं, डेफिनेटली वो 3 महीनों के बाद 350 केजी पर जाएगा। और स्लाटर हाउस वाले सबसे ज़्यादा जो डिमांड है वो 350 केजी वाले, 300 केजी से ऊपर वाले बच्चों की डिमांड है, तो उनका रेट भी ज़्यादा होता है और उनकी डिमांड भी सबसे ज़्यादा होती है।